1, 2, 3 अलग अलग तस्वीरें और उसमें अलग अलग अंदाज। मौका था अमित शाह के भोपाल दौरे का। शहीदों को नमन तो आदिवासियों को सौगात और शाह का शाही स्वागत। कार्यकर्ताओं का जोश हाई रहा तो इस मौके पर शाह की क्लास में आगामी चुनाव के लिए रूपरेखा भी तैयार हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिवराज सरकार के कार्यों की जमकर तारीफ की। शाह ने जम्बूरी मैदान में वन समितियों के सम्मेलन में शिरकत की। जी हां, वही जम्बूरी मैदान जहां करीब 6 माह पहले ही जनजाति गौरव दिवस में देश के प्रधान शामिल हुए थे। एक बार फिर से यहां जनजातियों को कई सौगातें दी गई। शाह का स्वागत करने पूरा शिवराज मंत्रिमंडल नजर आया। कई केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता भी इस कार्यक्रम के साक्षी बने। तो आदिवासी कलाकारों ने पारंपरिक नृत्यों के जरिए शाह का स्वागत किया। मालूम हो, साल 2018 में बीजेपी को जनजाति वर्ग की नाराजगी का सामना करना पड़ा था, इसलिए इस बार बीजेपी कोई कोताही नहीं बरतना चाहती। लिहाजा कार्यक्रम में सौगातों का पिटारा खुला। जम्बूरी मैदान में मेगा कार्यक्रम से मिली क्या क्या सौगातें, आइए जानते हैं। आदिवासी कल्याण के लिए ऐतिहासिक रहा आज का दिन। वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में किया गया परिवर्तित। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने सिंगल क्लिक से दी सौगातें। 827 वन ग्रामों को राजस्व ग्राम बनाया। तेंदुपत्ता संग्राहकों को दी बड़ी सौगात। 22 लाख तेंदुपत्ता संग्राहकों के खातों में 125 करोड़ भेजे जाएंगे। अब संग्राहकों को 300 रुपए प्रति सैकड़ा दिया जाएगा। पहले 250 रुपए प्रति सैकड़ा दिया जाता था। वन समितियों को दिया गया 20% लाभांश। वन समितियों को सौगात वितरण के दौरान केंद्रीय मंत्री शाह ने शिवराज सरकार और मोदी सरकार की जमकर तारीफ की। वहीं शिवराज ने जहां पीएम मोदी की तारीफ में कसीदे गढ़े तो नाथ पर हमला करने से भी नहीं चूके। शिवराज जी ने आज वन समितियों के सभी सदस्यों को इतनी सारी योजना का अंबार लगा दिया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीबों की सरकार है, आदिवासियों की सरकार है। मित्रों, पहली बार देश में कोई राज्य सरकार जंगलों का मालिक मेरे आदिवासी भाइयों को बनाने का काम कर रही है। शिवराज जी ने मध्य प्रदेश को अब तक के शासन में बीमारू राज्य से एक विकसित प्रदेश बनाया। शिवराज जी जो कर रहे हैं, राज्य को तो समृद्ध बनाया, मेरे आदिवासी भाइयों को समृद्ध बनाने की योजना लेकर शिवराज जी आए हैं। और मैं इस मंच से शिवराज जी और उनकी पूरी टीम को अनेक अनेक साधुवाद देना चाहता हूं कि किस प्रतिशत आदिवासियों के कल्याण के लिए आपने जो कदम उठाए हैं वो पूरे देश के लिए अनुकरणीय है। ऐसा प्रधानमंत्री देखा है कि गरीब को फ्री में ही राशन दे रहे हो। किसान से खरीदते हैं 20 रुपया किलो और गरीब को बांटते हैं फ्री में। ये जल, ये जमीन, ये जंगल, ये आपके हैं। अंग्रेजों ने ऐसे काले कानून बना दिए थे कि घुस नहीं सकते, पत्ता नहीं तोड़ सकते, जिनकी दूभर कर दी थी। लेकिन सामुदायिक वन प्रबंधन का अधिकार एक क्रांतिकारी कदम है। अब जंगल आप ही बचाओगे। मध्य प्रदेश ने अपने वनवासी आदिवासी भाई बहनों को जंगल सौंपने का फैसला किया है। वन विभाग केवल सहयोग करने का काम करे। तेंदुपत्ते का बोनस बांटना शुरू किया है। पहले 400 करोड़ रुपए से ज्यादा तेंदुपत्ते की तुड़ाई का पारिश्रमिक बांटा था, मजदूरी बांटी थी। और आज 125 करोड़ रुपया 22 लाख तेंदुपत्ता तोड़ने वाले गरीबों के खाते में जाना प्रारंभ होगा। लाभांश आपको मिलेगा। और संबल योजना जो कमलनाथ ने बंद कर दी थी गरीब बहनों और भाइयों, संबल योजना फिर से चालू कर दी गई है। राजधानी भोपाल में अमित शाह के भव्य रोड शो के बहाने बीजेपी शक्ति प्रदर्शन भी करती नजर आई, तो दूसरी ओर कांग्रेस शाह के दौरे पर लगातार और ताबड़तोड़ सवाल दागते नजर आई।
तेंदू पत्ता का बोनस और तेंदू पत्ता संज्ञान में लाए तो जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश के अर्जुन सिंह जी लेके आए थे। आदिवासी वनवासी लोग हैं, कांग्रेस साथ थे और इस बार अब ज्यादा आ गए हैं। इन्होंने केवल इवेंट मैनेजमेंट किया है, ये साधने का प्रयास जरूर कर रहे हैं, लेकिन इसमें भी जो एक्चुअल वनवासी उनको न लाकर ये केवल आसपास से भीड़ इकट्ठी करेंगे। इनकी स्थिति तो वो हो गई है। अब शेर बताइए उनको, ये जंगल के अंदर है और जनता है शेर, वो इनका काम लगा देगी। कांग्रेस भले आरोपों में आगे नजर आए, लेकिन चुनावी जमीन पर खुद के पैर जमाने भाजपा उससे फिर आगे दिख रही है। कभी सम्मेलन के बहाने तो कभी सौगात के। मोदी के बाद अब शाह भी जंबूरी से ट्राइबल पॉलिटिक्स पर फोकस करते दिखे। देखना होगा कि एमपी की आबादी के 20% इस हिस्से पर शाह का ये दौरा कितना असर कर पाएगा और क्या आगामी चुनाव में से भाजपा के नंबर सीटों के रूप में बढ़ा पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाज़नीन नकवी। चर्चा को विस्तार देंगे, लेकिन पहले नजर एजेंडा पॉइंट्स पर। साल 2023 के चुनाव में किसे बल देगा ट्राइबल? सरकार की लगातार सौगातों से क्या सध पाएगा जनजाति वर्ग? जनजाति को दी सौगातें क्या बना पाएंगी उन्हें जंगल का असली मालिक? वनग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित कर सरकार ने चला बड़ा दांव। देखा जाए तो आगामी चुनावों के पहले सौगातों का पिटारा खोला गया है, लेकिन ये सवाल है कि क्या इससे वाकई आदिवासियों को भारतीय जनता पार्टी साथ पाएगी? अमित शाह का ये दौरा कितना ज्यादा कार्यकर्ताओं को बूस्टअप कर पाया है, क्योंकि एक बड़ा रोड शो यहां पर देखने को मिला है और साथ ही साथ 2 घंटे की जो बैठक रही उसमें क्या कुछ चिंतन मनन हुआ है। सवाल यह है कि कुछ शिकायतें भी सामने आ रही थी, क्या आने वाले दिनों में उन शिकायतों का जो फीडबैक है वो किसी परिणाम के रूप में निकलकर सामने आएगा? और ये भी कि कांग्रेस इन सारी बातों को किस तरीके से देख रही है, क्योंकि सिर्फ इवेंट कह देने से काम नहीं चलने वाला है। क्या कांग्रेस की भी अपनी कोई तैयारी है जो वक्त रहते सामने आएगी? सभी सवालों के जवाब लेंगे। मेहमानों से जुड़ते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में रवि सक्सेना जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है उनका। हमारे साथ डॉक्टर दिव्या जुड़ रही हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी की। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं, सुरेश शर्मा जी, बहुत स्वागत है सर। शुरुआत करना चाहेंगे डॉक्टर दिव्या आपसे, क्योंकि एक बड़ा कार्यक्रम यहां पर रखा गया और आदिवासियों को उनको सौगात देकर उनके हितों की बात करके मंच से जो कुछ कहा गया, कांग्रेस ये कह रही है कि ये सिर्फ इवेंट है। अगर आप वाकई चाहते हैं कि लोगों का काम हो, आप चाहते हैं कि उनको हक मिले, उनके हिस्से की जो योजनाएं आप बनाते हैं वो वाकई उन तक पहुंच पाए, तो इसके लिए काम करने की जरूरत है। केवल दिखावा कर रही है भारतीय जनता पार्टी। नाज़नीन जी, ये कांग्रेस की मैं फिर से कहूंगी कि विलाप के क्षण है और वो चाहते हैं कि वो विलाप जो है वो लंबा खींचता चला जाता है उनका। वो विलाप इस बात को लेकर होता है कि जब उनसे कुछ काम नहीं होता और दूसरे जने काम कर रहे होते हैं, और भारतीय जनता पार्टी तो सतत प्रयास और काम करने वाली पार्टी। अगर वो पार्टी काम कर रही है, हितग्राही तक पहुंच रही है, योजना वहां तक लेकर जा रही है, तो तकलीफ किस बात की है? और आजकल इन्होंने एक जुमला पकड़ लिया है, जैसे कोई कार्यक्रम हो, इवेंट मैनेजमेंट कर रही है भारतीय जनता पार्टी। हम काम कर रहे हैं भाई, और काम कर रहे हैं तो जनता के बीच में जाएंगे, जनता को बात भी करेंगे, दिखाएंगे भी, बताएंगे भी। क्यों ना बताएं? अगर आपको काम करना है, अगर आप करना चाहते हैं, करना जानते हैं, तो करिएगा। किसने रोका है आपको? प्रॉब्लम यह है कि आपसे कुछ होता नहीं, आप कुछ कर नहीं पाते, दिशा विहीन है, पार्टी डिवाइडेड है, हाउस डिवाइडेड है, रोड मैप नहीं है, विजन नहीं है, मिशन नहीं है। उसके बावजूद जब कोई काम कर रहा होता है, हितग्राही तक पहुंच रहा होता है, अपनी योजना लेकर जा रहा होता है, तो बहुत तकलीफ हो जाती है और उंगलियां उठाने लग जाते हैं, भूल जाते हैं कि वो 4 उंगलियां आपकी तरफ भी उठ रही हैं। जब आपका समय था तब आपने कुछ काम नहीं करा, कर भी नहीं पाए, क्योंकि आप फिर वही बात कि आप अपने आप को तो संभाल लीजिए। चलिए ठीक है, ये तो आपने कांग्रेस के बारे में कह दिया कि कांग्रेस अपना घर संभाल ले, लेकिन इस मिशन के हम बारे में बात करें। क्या मिशन है भारतीय जनता पार्टी का? क्या वाकई आगामी चुनावों के मद्देनजर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, या फिर इसके पीछे की रणनीति कुछ और है?
नाज़रीन जी, जो भी एक सरकार बनाती है, जो भी पार्टी, उसका ध्येय यही होता है कि अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक वो पहुंच जाए। जो हमारी पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय की जो आइडियोलॉजी थी, उसी आइडियोलॉजी के साथ हम लोग चल रहे हैं। तो उसका अगर हम पालन करना चाहते हैं और कर रहे हैं, तो इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं। उस अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का हमारा जो ध्येय और लक्ष्य है, उसको यदि चुनाव से हर समय जोड़ा जाए तो मुझे लगता नहीं कि उसको जोड़ा जाना चाहिए। ये एक सरकार का काम है, उसकी प्रतिबद्धता है, उसका सबसे पहले उसका प्रतिबद्धता अपनी जनता के प्रति। तो यदि वो काम करना चाहती है और जनता तक पहुंचना चाहती है, इसके लिए तो बधाई की पात्र होनी चाहिए। तकलीफ इस बात की है कि जब वो काम कर रही है तो भी तकलीफ है, नहीं कर पा रही थी तो बहुत सारी उंगलियां उठ रही थी। जब कर रही है तो फिर तो खुशी का माहौल होना चाहिए कि जितना प्रदेश के वासी है, वनवासी है, जनजाति के लोग हैं, उन तक योजनाएं पहुंच रही थी, तो बहुत बधाई का पात्र होना चाहिए। रवि जी, दिव्या जी कह रही है कि हर वक्त राजनीति की बात नहीं होती, सरकार में होते हैं, सरकार में रहते हुए कुछ फर्ज हैं जिन्हें पूरा कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और आप विपक्ष में रहते हुए सवाल बहुत खड़े करते हैं, काम कम करते हैं। दिव्या जी को इसके अलावा और कहेंगी क्या? उनकी मजबूरी है, क्योंकि वो भी जानती हैं कि भारतीय जनता पार्टी कहती कुछ है, करती कुछ है, दिखाती कुछ है, बताती कुछ है और धरातल पे कुछ और होता है। पिछले चुनाव में आदिवासियों ने भारतीय जनता पार्टी को बाहर का रास्ता दिखा दिया था। अब उनकी मजबूरी है, अब आदिवासी आदिवासी चिल्ला रहे हैं। आप मुझे बताएं, इतना बड़ा इवेंट किया, लगभग 15 से 20 करोड़ रुपए आपने आदिवासियों के विकास के स्वाहा कर दिए। 67 करोड़ का आपने लाभांश बांटा है जो 2020 से लंबित था, 2 साल तक उसको बचा के रखा। क्यों? कि अमित शाह जी आएंगे, हम एक इवेंट करेंगे, वाहवाही करेंगे और फिर कहेंगे कि हमने लाभांश बांट दिया और देखिए कितना बड़ा और कितना महान काम कर दिया हम लोगों ने। शर्म आनी चाहिए। आदिवासियों का 2 साल से पैसा रोक रखा था और उस पैसे को आज दिया। आज भी 167 करोड़ रुपया आदिवासियों का आपने लाभांश का रोक के रखा हुआ है और आप कहते हैं कि हम काम करते हैं। आप काम करते नहीं है, काम लगाते हैं। आदिवासियों का काम लगाया, इसीलिए आपका काम उन्होंने 2018 में लगा दिया था। अब फिर से आपको लग रहा है कि आदिवासियों की सीटों पर हम कैसे कब्जा करेंगे, कैसे हम उनको बरगलाएंगे। तो लगातार आप देख रहे हैं, पिछली बार हमारे प्रधानमंत्री जी को बुलाया था, उन्होंने भी इसी तरह की घोषणाएं की। बोलने चालने में, घोषणाएं करने में तो क्या गजब का, मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास शगल है। शिवराज जी 15,520 घोषणाएं कर चुके हैं और 520 घोषणाएं भी उनकी पूरी नहीं हुई हैं। आज फिर उन्होंने लगातार नॉन स्टॉप नॉनसेंस बोलना चालू किया और बोल के क्या कहा? अच्छा ठीक है, ये घटना, ये कर दूंगा मैं, वो कर दूंगा मैं, ये दे दूंगा। मैं उनसे पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, एक बात करने दिया कीजिए प्लीज। आपके चैनल के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं, वनवासियों को उनकी भूमि पर अधिकार किसने दिया? कांग्रेस पार्टी ने दिया। संविधान में उनको विशेष दर्जा किसने दिया? कांग्रेस पार्टी ने दिया। और आज तक ये लोग उसका विरोध करते रहे। आरएसएस का आज तक कोई दलित जो है वो सरसंघ चालक क्यों नहीं बना? बताएं ना। आप इतने अगर प्रेमी हैं और इतना अगर आप आदिवासियों के साथ, दलितों के साथ आपका प्यार है, तो बताएं कि आपकी शीर्ष संस्था, आपकी जो आरएसएस है, उसमें आज तक कोई दलित या आदिवासी जो है वो सरसंघ चालक क्यों नहीं बना? जवाब ले ले। मैं जवाब ले लेते। अभी मेरा उनको आपने इतना बोलने नहीं नहीं, मैं जवाब तो ले लूं। आप इतने सवाल दागेंगे, उनको जवाब देने का भी मौका नहीं मिल पाएगा। डॉक्टर दिव्या जवाब, ये तो शुरुआत है, सारे डिबेट में मत पूछे, कुछ सड़क से भी चलिए आपका जैसे। डॉक्टर दिव्या बताइए, सवाल पूछ रहे रवि जी कि अगर आपको वाकई इतनी चिंता है तो फिर मौका देने की जब बात आती है तब पीछे क्यों रह जाती है भाजपा? नाज़रीन जी, बहुत हास्यास्पद है। एक बहुत ही आसूदा कांग्रेस पार्टी, आसूदा का आई होप इनको शब्द का अर्थ समझ में आता होगा। बहुत ही एलीट ग्रुप जो है वो सिर्फ अध्यक्ष बनता है, बहुत ही एलीट ग्रुप अध्यक्ष के बाद अध्यक्ष बन जाता है और वही परिपाटी और वही परंपरा चलती चली जाती है। बात तो बहुत करनी आती है आपको भी और भाषण आपको देना बहुत अच्छा आता है कि आपने बोल दिया कि दलित को क्यों नहीं बनाया, तो साहब आपने क्यों नहीं बना दिया? कांग्रेस पार्टी में क्या दिक्कत थी? आप भी बता दीजिए। आप देख लें, हमने तो प्रधानमंत्री भी बनाए और राष्ट्रपति भी बनाए। आपको मैंने कहा प्लीज, आप तो बहुत विदुषी महिला हैं, आप तो और भारतीय जनता पार्टी के दूसरे प्रवक्ताओं की तरह बगैर तैयारी के नहीं आई होंगी। कम से कम आपको तो मालूम होगा कि कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों बनाए हैं।
आपको ये बात याद होना चाहिए। बोल लेने दीजिए, सुन लीजिए नहीं, आप गलत बात बोल रही हैं, इसलिए मैंने आपको टोका है। दूसरी बात, आपने आज तक किसको बनाया मुझे बताएं? अटल बिहारी जी को बनाया और अमित शाह जी को बनाया, उसके अलावा आपने किसको बनाया आज तक? आप मुझे बता दें। आप या फिर आपने मोदी जी को बनाया है प्रधानमंत्री जी, और किसको बनाया? कहां से आपके और कितने चाहिए? और कितने चाहिए? दो ही तो बनाया आपने, दो ही तो आपके पास है। अडवाणी जी को आपने घर बिठा दिया, अडवाणी जी जिनका की पूरा का पूरा अधिकार था उनको आपने घर बिठा दिया। मुरली मनोहर जोशी जी को आपने घर बिठा दिया, जसवंत सिंह जी को आपने घर बिठा दिया, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया उनको आपने घर में बिठा दिया, उनको घर पहुंचा दिया। तो आप प्लीज कम से कम कांग्रेस पार्टी के बारे में ऐसी बात ना करें। दूसरी बात मैं आपको और कहना चाहता हूं, ये जो आपने इतना बड़ा तमाशा किया है, इस तमाशे के से ये सवाल भी हम पूछ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ये सवाल भी आपसे पूछती है कि आपने तो वादा किया था सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। दोनों की बातों पे मैं सुरेश जी से सवाल ले लेती हूँ। सुरेश जी, काफी गहमा गहमी की बातें हो रही हैं, एक दूसरे से सवाल भी पूछे जा रहे हैं, लेकिन जो लाभांश आज दिया गया है, आपको क्या लगता है चुनावों के मद्देनजर ये किसको कितना फायदा पहुंचा पाएगा? क्योंकि कांग्रेस को ये भरोसा है कि उन्होंने जो काम किए हैं वो जनता को याद है। 2018 में जो फायदा उन्हें जनता ने दिया था या जिस तरीके से जनता का झुकाव उनकी पार्टी की तरफ था वो आने वाले वक्त में भी दिखेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को क्या आपको लग रहा है कि कोई चिंता सता रही है, कोई इस तरीके की बात है जिसके बाद अगर हम देखें तो पहले प्रधानमंत्री का आना होता है और उसके बाद आज अमित शाह आते हैं, एक बड़ी सौगात यहां पर देके जाते हैं? कांग्रेस और भाजपा की चिंता करने वाले दोनों साथी बैठे हैं और ये अपनी चिंता कर ही रहे हैं, मुझे दिख भी रहा है। लेकिन जहां तक आज के इस घटनाक्रम का, आज के इस कार्यक्रम का जो प्रसंग है और उससे जो उत्पन्न परिस्थितियां हुई है, उससे दो बातें मैं कहना चाहता हूं। पहला ये है कि यदि आदिवासियों को राशि और अधिकार जो मिलते हैं उसके लिए हम सबको स्वागत करना चाहिए, क्योंकि इस देश में 70 वर्ष के बाद भी यदि हम आदिवासियों के बारे में राजनीतिक बातें ज्यादा करेंगे और धरातल की बातें कम करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि हम उनको अपनी समानता की स्थिति में लाके खड़ा कर पाएंगे। इसलिए आज यदि राशि बांटी गई है तो भी स्वागत योग्य है। 20% की हिस्सेदारी जो वन समितियों के माध्यम से दिए जाने की बात की गई है उसका भी स्वागत करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है ये आने वाली सरकारें इसको और बढ़ा दें इस प्रतिशत को, तो इसलिए ये तो स्वाभाविक है। जहां तक राजनीतिक घटनाक्रम का मामला है कि इसके पीछे से राजनीतिक लाभ का निहितार्थ होगा, तो राजनीतिक पार्टियां राजनीतिक लाभ के लिए ही काम करती हैं। वो यदि डेवलपमेंट के काम कर रही हैं तब भी उसका इतना शोर मचाती हैं कि आने वाले लोगों को ये लगे कि बहुत ज्यादा ये अच्छे काम करने वाले हैं और इन्हीं को आप चुनिए। और ये बात भी सच है कि 2018 के चुनाव में आदिवासियों की जितनी सीटें हैं उनमें से भाजपा को कम मिली, कांग्रेस को ज्यादा मिली थी। लेकिन यदि 2018 से पहले के चुनाव में देखा जाए, 13 के चुनाव में, तो उसमें भाजपा को ज्यादा मिली थी, कांग्रेस को कम मिली थी। इसलिए ये टारगेट स्वाभाविक बनता है कि आदिवासी और दलितों की जो तयशुदा सीटें हैं उसमें से जो भी राजनीतिक पार्टी ज्यादा प्रतिशत देके जाएगी उसको लाभ मिलेगा। इसलिए ये स्वाभाविक राजनीतिक हिस्सा है, इसलिए मुझे इसमें कोई बहुत अचरज का काम नहीं लगता। हर राजनीतिक पार्टी ऐसा करती है। यदि अन्य क्षेत्रों में, अन्य राज्यों में जाएंगे तब भी हमको यही दिखाई देगा। इसलिए मुझे लगता है कि आज का जो ये कार्यक्रम हुआ है उस कार्यक्रम में दोनों चीजें समाहित थी। राजनीतिक निहितार्थ तो थे ही। अमित शाह जैसा व्यक्ति यदि आया है तो स्वाभाविक है कि उसके रणनीतिकार एक व्यक्ति है। इस समय देश में तो सबसे शक्तिशाली रणनीतिकार माना ही जाता है। उन्हें सभी पक्ष विपक्ष के लोग टिप्पणियां करते हैं उनकी रणनीति पर। उत्तर प्रदेश में जो उन्होंने 2014 और बाद में जो दिखाया है उसका हम सब लोगों को समझ में ही आया। अभी भी जिस तरीके से उन्होंने किसान आंदोलन के बाद उपजी निराशा और विरोध को जो है उन्होंने जैसा थामने की कोशिश की है वो सबको सामने आया ही है। तो इसलिए अमित शाह जिस भी राज्य में जाते हैं तो उसका एक राजनीतिक लाभ और इन सब बातों का ध्यान तो सबकी तरफ खींचता ही है वो विषय। रवि जी, आपको क्या लगता है, अगर अमित शाह आए हैं, सौगातें अपनी तरफ हैं, सरकार का काम अपनी तरफ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से कोशिश कर रही है अभी से चुनाव को लेकर, और आपका कहना है कि आपकी भी तैयारी दिख रही है, लेकिन क्या आप ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कुछ दूरदृष्टि रखती है, आगे का सोच के चलती है, क्योंकि आदिवासियों से जो नुकसान उसे हुआ था अब वो दोबारा ना हो, इस पर फोकस है?
नहीं, देखिए नाज़नीन जी, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। अभी दिव्या जी कह रही थी कि हम लोग बहुत काम करने वाले लोग हैं, हम बहुत काम करते हैं, हम 17 साल हो गए। आज अमित शाह जी ने कहा हमने गरीबी रेखा से मध्य प्रदेश को ऊपर निकाल लिया, गरीबी प्रदेश से ऊपर निकाल लिया। अब आप मुझे बताएं, जिस पार्टी ने काम किया हो, 3-3.5 लाख करोड़ का कर्जा कर दिया हो और 17 साल में मध्य प्रदेश को गरीबी स्टेट से बाहर निकाला हो, ये कितनी बड़ी उपलब्धि है। वाह, क्या कमाल कर दिया आपने। तो ये उपलब्धि बताई जा रही है वहां पर आदिवासियों के बीच में, और इसे कहते हैं कि हम विकास कर रहे हैं। ये विकास नहीं, विनाश है। सुन लीजिए दिव्या जी, और सुन लीजिए आपकी पार्टी का काम। आप इतना काम करती हैं तो फिर आपका एजेंडा सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास से क्यों मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान, आजाब खिजाब, अजान, हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान, इस पर क्यों आ जाता है? इससे बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे हैं आप लोग? क्यों नहीं कर पा रहे हैं? और ये शिवराज जी 17 साल हो गए उनको, एक अपना प्रोजेक्ट बता दें 17 साल में जो शिवराज जी के नाम से याद किया जाए। एक उद्योग BHEL जैसा कहीं डल गया हो, भिलाई जैसा कुछ डल गया हो, कोई बांध बन गया हो, कोई बच्चों के लिए IT सेक्टर बन गया हो, कोई ऐसा काम जो याद रखा जाए कि हां शिवराज जी 17 साल तक इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और उन्होंने ये काम करके दिखा दिया। ये काम नहीं करते हैं आप लोग, केवल और केवल मध्य प्रदेश का काम लगाते हैं, कर्जे में डुबोते हैं और लोगों को भरमाते हैं झूठी घोषणाएं करके। तो आपको क्या लग रहा है, आज जो सौगात दी गई है, आज जिस लाभांश की बात की गई है, आज 2022 तक हर किसी को घर देने की बात करी गई है, इन सारी चीजों को आप नकार रहे हैं, इन सारी चीजों को आप नकार रहे हैं। आपको लगता है कि ये सारी योजनाएं सिर्फ दिखाने के लिए? आज के बाद सब भूल जाएंगे, किसी को कुछ याद नहीं रहेगा। लेकिन आपकी पार्टी को तो याद रहता है ना सर, आपकी पार्टी क्यों नहीं बारे में बात होने जाएगी, ठीक है। फिर कोई हिंदू मुसलमान की बात होगी, फिर कोई हिजाब की बात होगी, फिर कोई 3 तलाक की बात होगी, फिर कोई खरगोन टाइप की घटना होगी। ये यही करेंगे। इनके पास और कोई काम नहीं है, ना ये विकास के बारे में जानते हैं, ना इनको विकास का वी मालूम है। आप ये कह रहे हैं कि मुद्दों से भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी अलग मुद्दे सामने लाती है। डॉक्टर दिव्या। नाज़नीन जी, मैं रवि जी से पूछना चाहूंगी, आपके पास क्या काम है? हमारे पास काम नहीं है, हम बहुत बेकार लोग हैं। आपके पास क्या काम? मैं बताऊं? आपका कौन? मैं बताऊं आपको? आपके ध्यान में इतनी बड़ी व्यक्ति हो जाएगी। सर हमने बनाया, आप अकेले नहीं है, हमने बनाया, आप अकेले बोलिए। आप सुन लीजिए, क्यों सुनो? BHEL हमने बनाया है, मैं अगर बोली हमने बनाया है, राउरकेला हमने बनाया है। आप अकेले नहीं बैठे डिबेट पे। आप क्या थे? आपकी तो 2 सीट की पार्टी थी, आपके पास तो कुछ है ही नहीं। जो कुछ किया है, जो कुछ किया है देश में, केवल और केवल कांग्रेस पार्टी की निर्माण की सोच ने किया है। देश को दुनिया में मुस्तकबिल अगर मैं आपको वक्त दूंगी, अभी है हमारे पास, अभी है हमारे पास वक्त। डॉक्टर दिव्या को बोलने दीजिए। डॉक्टर दिव्या बोलिए। देखिए मैं नाज़नीन जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, हमारे पास शीर्ष नेता है, शीर्ष नेता आए, उन्होंने अपना काम करा, वो योजनाएं लेकर आए हैं, घोषणाएं लेकर आए हैं, वो काम करने आए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, उनके सारे मंत्री काम पे लगे हुए हैं, कार्यकर्ता काम पे लगे। ऐसा नेता है जो अपने एयर कंडीशन कमरे में से बाहर निकल कर आ रहा है, आके उसने कोई ऐसा कोई एक काम करा हो, ऐसी कोई एक उसने सभा करी हो, ऐसा कोई उसने योजना बताई हो। सिर्फ विलाप करने से काम नहीं चलता है रवि जी। अंगूर बहुत खट्टे हैं, मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन आप केंद्र सरकार के आंकड़े आज बताते हैं कि मध्य प्रदेश जाइए जनता के, चाहे सोशल हो, चाहे एजुकेशनल हो, चाहे हेल्थ का इनको चुप रहना आता ही नहीं। आप सबसे नीचे के पायदान पर हैं, तो आप मुझे बताइए कौन सा काम कर रहे हैं आप? ये केंद्र सरकार के आपके नीति आयोग के। सुन लीजिए, मैं जो बात कर रहा हूँ सुन लीजिए, इसका जवाब दीजिए। मैं बोल रही हूँ तो आप सुनिए। नहीं, आपको जवाब, मैंने जवाब दे रहा हूँ आपको। दोनों थोड़ा थोड़ा वक्त ले लीजिए, थोड़ा थोड़ा वक्त ले लीजिए, वक्त नहीं है वैसे भी मेरे पास। आत्महत्या में आप नंबर 1, बच्चियों के साथ दुष्कर्म में आप नंबर 1। आप राजस्थान की चर्चा करिए। अरे आप मध्य प्रदेश की बात कीजिए, मध्य प्रदेश में आपका कोई एक नेता यहाँ नहीं आता है, अकेला कमलनाथ कीजिए। डॉक्टर दिव्या, डॉक्टर दिव्या, डॉक्टर दिव्या, डॉक्टर दिव्या, डॉक्टर दिव्या, डॉक्टर दिव्या, कांग्रेस ये कह रही है, कांग्रेस ये भी कह रही है कि 2 साल से रुका हुआ पैसा आपने अभी दिया है, यानी आप मौका देखकर काम करते हैं जब उसका चुनावी लाभ मिल सके। इस आरोप को आप खारिज करती हैं
क्योंकि देखा जाए तो अब 17 महीने बाद ही चुनाव होने, लेकिन राजनीति में रहते हुए राजनीतिक लाभ ना लेने की बात ये गले के नीचे नहीं उतरती। नाज़रीन जी, मैं बिल्कुल सिरे से खारिज करती हूँ इस बात को। कांग्रेस के सारे लोग भूल रहे हैं। रवि जी, आपको भी स्मरण करा दूं कि पिछले 2 और 2.5 साल इस पूरे विश्व नहीं सब तरफ किस कोरोना काल में से हम सब गुजरे हैं। तो पैसा कहाँ डाइवर्ट होना था, कहाँ गया है, किस तरह से मिला है, कम से कम उस बात को ध्यान में रखिए। इसलिए मैं फिर बोलती हूँ, आरोप लगाने के पहले कम से कम सोचिए कि आप किस बात का आरोप लगा रहे हैं। चलिए, आरोप प्रत्यारोप बहुत है, लेकिन वक्त की कमी है। सभी का बहुत शुक्रिया, लेकिन देखना होगा कि ये आरंभ प्रचंड है तो इसका अंत कैसा होगा। चुनावी साल में क्या वाकई अंजाम पार्टियों के मुताबिक होगा, कौन किस पर कितना भारी होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।